और अब तक का मतदान प्रतिशत क्या कहता है। यूपी में अभी तक 28.02% मतदान हुआ है। महाराजगंज में सबसे ज्यादा 29.66% मतदान हुआ है। वाराणसी में सबसे कम अभी तक मतदान हुआ है 26.13%, लेकिन धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज अभी बढ़ेगा। बात मिर्जापुर की करें तो 29.54% मतदान अब तक हुआ है। घोसी में 27.67% मतदान, गोरखपुर में 26.64% मतदान, कुशीनगर में 28.06% मतदान, इसके अलावा देवरिया में 28.1% मतदान, बांसगांव में 28.3% मतदान, सलेमपुर में 27.94% मतदान, बलिया में 27.81%, गाजीपुर में 27.55% और चंदौली में 29.08% वोटिंग अब तक हुई है। रॉबर्ट्सगंज में 28.09% वोटिंग परसेंटेज। तो आपकी स्क्रीन पर आप ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे हैं कहां पर कितना वोटिंग परसेंटेज अब तक का सामने आया है। तो देख सकते हैं गाजीपुर का हमने आपको बताया, चंदौली का अब आप देखिए 29.08। ये 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। और वोटिंग के बीच एक बुरी खबर बलिया से सामने आई, जहां पर वोट देने गए एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वोटिंग के लिए लाइन में लगा हुआ था बुजुर्ग और चक्कर खाकर गिर गए, मौके पर ही मौत हो गई। बूथ नंबर 257 पर वोट देने के लिए बुजुर्ग गए हुए थे। सिकंदरपुर पकड़ी के चक बहाउद्दीन गांव का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। लाइन में लगे हुए थे, कतार में लगे हुए थे वोट देने के लिए, लेकिन उनकी मौत हो गई, चक्कर खाकर गिर पड़े। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो लगातार देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है। जब भी आप घरों से बाहर निकलते हैं तो आप जरूर थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि डिहाइड्रेशन बॉडी में ना हो, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है, इतने हाई टेम्परेचर में, इतने ज्यादा तापमान में जब घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी पानी की बोतल जरूर साथ लेकर जाएं और सभी चीजों का ध्यान रखें ताकि वो स्थिति ना बने जैसा कि इन बुजुर्ग के साथ हुआ। लाइन में खड़े खड़े ही चक्कर खाकर गिर गए और बाद में मौत हो गई। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ बलिया से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, टेम्परेचर कितना है इस वक्त बलिया में, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां तो लोगों को आ रही है, लेकिन एक बुजुर्ग की भी मौत हो गई, लाइन में खड़े खड़े चक्कर खाकर गिर गए। जी देखिए, सिकंदरपुर का ये पकड़ी थाना क्षेत्र के चक हाउसिनपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां प्राथमिक विद्यालय 257 पर एक बुजुर्ग 56 साल के थे जो गए थे मतदान करने और उनको गर्मी की वजह से, धूप की वजह से बताया जा रहा है कि गश्त आई और उसके बाद गिर गए और उनके बाद उनकी मौत हो गई है। और वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और बताया जा रहा है काफी गर्मी काफी है और इसमें लोग काफी परेशान है, काफी परेशान है लोग बलिया में। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अभिषेक। और अब एक खबर देवरिया से, जहां पर बूथ नंबर 156 पर और 216 पर दोनों जगहों पर ईवीएम खराब हुई है। ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान फिलहाल के लिए रुका हुआ है और उसके बाद फिर से मतदान शुरू होगा। तो ये कई जगहों से ऐसी खबरें आ चुकी हैं जहां पर मशीन खराब हो रही है बार बार और उसके बाद उसे दुरुस्त भी किया जा रहा है और उसके बाद वोटिंग फिर से शुरू हो रही है। तो कई जगहों से ऐसी खबरें आ चुकी हैं सामने। देवरिया की हमने बात की, बूथ नंबर 156 और 216 पर मतदान रुका है ईवीएम खराब होने की वजह से। और चलिए सीधा रुक करते हैं, शतेंदु शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्ञानेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। ज्ञानेश जी आपके पास आऊंगी, लेकिन एक रिएक्शन पहले शतेंदु जी से ले लेते हैं।
शतेंदु जी, क्या लग रहा है अभी, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, चाहे वो हम घोसी की बात कर लें, बलिया की बात कर लें, गाजीपुर की बात कर लें, अफजाल अंसारी वाले फैक्टर की हम बात कर लें, जहां पर मुख्तार एक बड़ा फैक्टर है और माना जा रहा है कि सिंपैथी वोट मिल सकता है। आप क्या सोच रहे हैं, किन किन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनौती मानकर चल रही है? आज की इन 13 सीटों पर बात करेंगे शतेंदु जी। देखिए, कोई भी चुनौती नहीं है, कहीं भी विपक्ष का कोई नामो निशान नहीं है और ये विपक्ष आखिरी सांसें ले रहा है। जितने भी आपने बताया, जिन डॉन का नाम लिया है, वो इतिहास के पन्ने में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश विकासशील है और जिस तरह का जो निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ, जो 16% पूरे भारत का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो सबसे ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश विकास की राह पर चल रहा है। सिर्फ विकास एक मुद्दा है। हम 10 साल पहले भी विकास के मुद्दे को लेकर चले थे, आज भी विकास का मुद्दा है। कहीं कोई विपक्ष नहीं है, कहीं कोई किसी तरह का रोष नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर ही काम कर रहा है। शतेंदु जी, विपक्ष ये कह रहा है कि पहले तो बात की जा रही थी 400 पार की, पहले बात की जा रही थी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने की, लेकिन धीरे धीरे बदलता गया चरण दर चरण, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा और अब 7वां चरण आ गया है। तो अभी इतने चेंजेस क्यों आ रहे हैं? जो आंकड़े दिए गए पहले, उनको कम क्यों कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने? क्योंकि अब विपक्ष ये कह रहा है कि अब तो 250 तक पहुंच गए, अब तो 150 तक पहुंच गए, ऐसा है क्या? देखिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, 400 सीटों पे ईवीएम मशीन खराब हो जाएगी और 400 सीटों पे संविधान की हत्या हो जाएगी। विपक्ष आखिरी सांसें ले रहा है, इनका कोई वजूद नहीं है, कोई इनका भविष्य नहीं है। ये आदि काल में ये जाने वाले हैं। तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं। जिस तरह का हमने कार्य किया है पिछले 10 साल में, 2 विधानसभा, 2 लोकसभा और 2 निकाय चुनाव में जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। यही ट्रेंड आगे चलने वाला। ना केंद्र की सरकार बदलने वाली है, ना उत्तर प्रदेश की सरकार बदलने वाली है। उत्तर प्रदेश की 80 के 80 सीटों पे एनडीए को विजय प्राप्त होगी और 400 से ज्यादा सीटों पे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी एनडीए के साथ। ठीक है, इस पर रिएक्शन ले लेते हैं ज्ञानेश श्रीवास्तव जी का। ज्ञानेश जी, आपको भी लगता है कि चरण दर चरण जो हमने देखे नेताओं के, प्रवक्ताओं के बयान क्या बदले हैं, या फिर उसी तरह का उत्साह, उसी तरह का जोश भारतीय जनता पार्टी में है जो पहले चरण के वक्त था? आपको क्या लगता है? आप जरा बताइएगा कि इस बार का चुनाव किन मायनों में आप अलग मान रहे हैं पहले के चुनावों से? देखिए, चुनाव आप इसे समझिए कि 2014-2019 के चुनाव में मोदी जी की आलोचना होती थी और इस चुनाव में शुरुआत कैसे हुई है? कांग्रेस की आलोचना से, कांग्रेस के घोषणा पत्र की आलोचना से। मंगलसूत्र से चुनाव शुरू हुआ और मुजरा तक आकर पहुंचा है। तो चुनाव की जो धुरी थी ना, पहले मोदी जी पर लोग आलोचना करते थे, उन पर उनकी कमियां ढूंढते थे और इस चुनाव में शुरू से ही विपक्ष की कमियों को ढूंढते रहे मोदी जी और बीजेपी तमाम। तो चुनाव के मायने तो इस बार बदले हैं, इसमें दो राय नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो लगातार हर चरण के बाद जो मुद्दे शिफ्ट होते गए, जैसे मुसलमान तक भी ये बात पहुंची, मुजरा पहुंचा, मंगलसूत्र पहुंचा, मटन मछली तक की भी बात की गई। और किसके लिए बात की गई? वो विपक्ष के नेताओं के लिए बात की गई। अब पहले क्या था कि मोदी जी ये गलत कर रहे हैं, मोदी जी ये गलत कर रहे हैं, बीजेपी ये गलत कर रहे हैं, बीजेपी की नीतियों की आलोचना होती थी। तो इस चुनाव में धुरी बदल गया है। जैसे विपक्ष की धुरी पर इस बार बीजेपी की रणनीति चलती रही और अंत में आते आते, और इसका असर क्या हुआ कि वोटिंग परसेंटेज में कुछ कमी आई है। और क्यों आई है? क्योंकि वोटर्स उदासीन हैं, उनको लगता है कि मेरे वोट का कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल, लोगों को ये लग रहा है कि जब आपके वोट से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक लोगों के जहन में जो बात आ गई है कि सरकार तो जिसकी बननी है वो बनकर रहेगी, आपका वोट डालना जरूरी नहीं है। चलिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ, दोनों गेस्ट आऊंगी मैं ज्ञानेश जी आपके पास, लेकिन एक जानकारी दर्शकों को दे देते हैं। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह ने कहा है कि आरक्षण और संविधान को लेकर कांग्रेस ने झूठ फैलाने की कोशिश की, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या कुछ कहा है, आपको पूरा सुनवाते हैं। आज अंतिम चरण का मतदान पूरे देश में हो रहा है, 57 सीटों पे, जिसमें गाजीपुर में भी मतदान हो रहा है और मैंने अपने मतदान का प्रयोग कर लिया है। तो कांग्रेस ने साफ कर दिया कि हम एग्जिट पोल पे जाएंगे नहीं, तो पहले ही उन्होंने हार स्वीकार ली है। तो साफ तौर से ये जो इलेक्शन आते हैं कांग्रेस और इंडिया अलायंस,
वो संविधान हो, आरक्षण हो, इस पे साफ तौर पे कांग्रेस ने जिस तरह का झूठ फैलाने का प्रयास किया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री ने उसका हमेशा स्पष्टीकरण किया है। अगर कोई संविधान बदलेगा और अगर आरक्षण समाप्त करेगा, ये इंडिया अलायंस ही करेगी। अभी एग्जिट पोल के जो होने वाले हैं, डिबेट होने वाले चैनलों पे, कांग्रेस पार्टी ने साफ मना कर दिया कि उनका कोई प्रवक्ता चैनलों पे नहीं जाएगा। किस रूप में इसको देख रहे हैं? साफ तौर से उनको मालूम है बुरी तरह हार रहे हैं, तो पहले काउंटिंग से पहले ही जब स्टूडियो से भाग जा रहे हैं, पहले तो बहुत स्टूडियो में आके चिल्ला रहे थे जब तक इलेक्शन चल रहा था, अब जब एग्जिट पोल और गिनती के दिन पास आ रहे हैं तो ये फिर गायब हो जाएंगे और फिर अगले इलेक्शन में फिर दिखाई देंगे। अच्छा, फाइनली कितना माने, कितनी सीटें पूरे देश में आप जीत रहे हैं? सर, हमारा तो और देश का नारा 400 पार का है, तो हम 400 पार अवश्य करेंगे। और चलिए सीधा रुक करते हैं। रवि पांडे हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। हर एक बूथ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रवि पांडे, आप कौन से बूथ पर मौजूद हैं, जरा तस्वीर भी दिखाइएगा और साथ ही एक जानकारी दीजिएगा कि क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, क्योंकि सुबह सुबह हम देख रहे थे कि वोटिंग करने के लिए काफी कम लोग पहुंच रहे थे। अभी क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ा? लोगों से बातचीत कीजिएगा वोटिंग को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं वाराणसी के नगर निगम बूथ पे हूं और आपने बात किया वोटिंग प्रतिशत को लेकर के, तो सुबह 11 बजे तक मतदाताओं में एक खासा उत्साह देखने को मिला है और 26% तक जो मतदान है वो हो चुके हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कितना उत्साह इस वक्त मतदान स्थल पर बना हुआ है। कैमरामैन से कहूंगा कि सीधी ये तस्वीरें दिखाएं कि मतदान करने के बावजूद यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं, कोई सेल्फी ले रहा है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर भी यहाँ पर है और खासा जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की संख्या भी बढ़ते जा रही है। हमारे साथ एक फर्स्ट टाइम वोटर भी है। तुमने पहली बार वोट दिया है? जी। क्या पहला वोट था? पहले तो कितना उत्साह था, दूसरा क्या मुद्दे सोचा तुमने? एक्साइटमेंट तो मुझे बहुत थी पहले टाइम वोट देने पे, और मेरा स्पेशली टॉपिक ये था अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन पे। अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेशन पे तो वोट आपने दे दिया? हाँ, दे दिया। आपने वोट दिया? हाँ। क्या मुद्दा रहा? मेरा भी मुद्दा यही रहा, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन। एजुकेशन पे आपने वोट दिया? जी, मैंने भी। क्या मुद्दा रहा? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट ने अच्छा काम भी किया हुआ है, लेकिन अभी जो तत्कालीन अगर हम बात करें तो हम एजुकेशन की बात करेंगे। शिक्षा, रोजगार, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा और ये सब मिलना चाहिए। और ये तस्वीरों में देखिए ये वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर भी, और इसमें से पहले भी लोग वोट दे चुके हैं। वोट लेने के बाद ये सेल्फी ले रहे, तो इस तरह का उत्साह देखने के लिए बनता है। वोट कर लिया आप लोगों ने? यस। क्या मुद्दा रहा इस बार? मुद्दा हमारा एक ही है, बीजेपी को लाना है, और कोई मुद्दा नहीं है। सीधे तौर पर क्या? सीधे तौर पे वही है, बीजेपी। और क्या आपका? हमका भी वही है। देखिए अपना अपना सबका मत है, किसको वोट दे रहे हैं लोग अति उत्साह में, ये भी बता दे रहे हैं। और अलग अलग मुद्दे भी हैं, रोजगार है, विकास है, और खासकर बनारस है, तो बनारस में जो सनातनी विकास हुआ है वो भी एक मुद्दा खास यहाँ पर प्रभावी दिख रहा है। तो जो जोश और उत्साह है वो वाराणसी के हर बूथ पे नजर आ रहा है। और ये नगर निगम का बूथ है, ये मॉडल बूथ है, और यहाँ की जो उत्साह की तस्वीरें हैं वो लगातार जारी है। और ये तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं आप, जहां पर दिनेश लाल यादव निरहुआ वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लगातार जानकारी दे रहे थे। फिलहाल निरहुआ को आप वोट डालते हुए देख सकते हैं, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे पूरी फैमिली के साथ। तो देखिए वोटिंग लगातार चल रही है। महाराजगंज से आशीष शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जरा वहां की तस्वीर भी देख लेते हैं। आशीष, जरा दिखाइए वोटर्स में कितना उत्साह है। हालांकि तापमान इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, गर्मी इतनी ज्यादा है कि वोटर्स घर से बाहर निकलने से पहले सोच रहे हैं। और ये दोपहर का वक्त तो ऐसा है, इस वक्त चरम पर होता कि तापमान, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, थोड़ी धीमी रफ्तार होती है इस वक्त वोटिंग की। दिखाइएगा जरा तस्वीर आशीष। देखिए बताएं आपको, महाराजगंज में सुबह से ही लंबी लाइन थी, यही वजह था कि झूमकर मतदान हुआ है और 29% मतदान हो चुका है। हालांकि दोपहर का वक्त है और मौसम काफी गर्म है, इसलिए दोपहर में लोग नहीं निकल रहे हैं। बूथों पे सन्नाटा देख सकते हैं आप, लेकिन एकाएक लोग आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करके वापस जा रहे हैं। आपको मौसम की अगर बात करें तो मौसम में बादलों की लुका छुपी देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम गर्म है
और हीट वेव का भी खतरा है, इसलिए जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, वो घर से निकलने से परहेज कर रही हैं। लेकिन सुबह के समय जो मतदान हुआ है उससे महाराजगंज का प्रतिशत काफी बढ़ा है। मतदान करके बाहर निकले हैं, हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं। किन मुद्दों पर आपने मतदान किया है? मुद्दा तो यही है कि महाराजगंज की जनता को आज तक नहीं विकास के रास्ते पर यहाँ के सांसद जी लेकर के नहीं गए। यहाँ के छात्रों के शिक्षा के लिए कोई विद्यालय इन्होंने नहीं खोला, यहाँ के किसानों के लिए कोई अनुसंधान केंद्र नहीं खोला, यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं जो है जड़ से मर हुई हैं। इन्होंने विकास, मोदी जी का विकास नहीं आपको दिख रहा? मोदी जी का विकास हो सकता है कि उनके घर पे उनके नेताओं के लिए हो, लेकिन महाराजगंज की जनता विकास को खोज रही है आज 30 वर्षों से। महाराजगंज के सांसद आदरणीय पंकज चौधरी जी हैं। स्थानीय नेता का विरोध है, स्थानीय सांसद का विरोध है, यही वजह है कि ये भी कुछ मुद्दे सामने आ रहे हैं मतदाताओं के। तो मैं बूथ की बात बता रहा था कि बूथ पे आप साफ देख सकते हैं कि अभी फिलहाल सन्नाटा है, लेकिन महाराजगंज में वोटिंग प्रतिशत बहुत अच्छा जा रहा है। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जब 6 बजे मतदान समाप्त होगा तो